तो मैक्रोफेजेस जो है इसका अगर आप प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो प्रॉपर्टी में सबसे पहला होता है आपका फैगोसाइटोसिस। तो ये आपका फैगोसाइटोसिस कर सकता है। उसके बाद में ये आपका ऑप्सोनाइजेशन कर सकता है। ठीक है, ये नंबर ऑफ फैक्टर को सिक्रीट कर सकता है। जो अलग अलग सिम्टम्स डेवलप करते हैं या इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। ये आपका एंटीजन प्रेजेंटेशन कर सकता है, इसलिए आप इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी बोल सकते हो। तो आपका मैक्रोफेजेज जो है ये फैगोसाइटोसिस, ऑप्सोनाइजेशन, फैक्टर सिक्रीशन एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रॉपर्टी को आपका मैक्रोफेजेस कैरी आउट करता है। इसमें से आपका फर्स्ट है फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस को अगर आप पढ़ोगे तो फैगोसाइटोसिस में यहाँ पे आपका सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होती है। सबसे पहला स्टेप होता है कीमोटैक्सिस का। कीमोटैक्सिस का मतलब होता है अट्रैक्ट टूवर्ड्स द केमिकल फैक्टर। तो आपके जो भी फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं ये टूवर्ड्स द पर्टिकुलर केमिकल दैट सिक्रेटेड बाय द एंटीजन और बैक्टीरिया, उस डायरेक्शन में क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, कीमोटैक्सिस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा कीमोटैक्सिस का। तो बैक्टीरिया जहाँ पे भी है वहाँ पे आपके फैगोसाइट्स क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है आपका सूडोपोडिया फॉर्मेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो है कीमोटैक्सिस के बाद सूडोपोडिया फॉर्मेशन। सूडोपोडिया फॉर्मेशन का मतलब होता है लॉन्ग मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस फॉर्म करना, आपके को या बैक्टीरिया को या एंटीजन को इंगल्प करने के लिए। ठीक है, तो इनिशियली सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आपका मैक्रोफेजेस माइग्रेट करता है। तो प्रोसेस को अपन ने बोला था कीमोटैक्सिस। उसके बाद में मैक्रोफेजेस जो है इसके सरफेस के ऊपर आपका एंटीजन जो है ये अधेर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप कीमोटैक्सिस, सेकेंड स्टेप adherence of antigen on the surface of macrophages। ठीक है, उसके बाद में सूडोपोडिया फॉर्मेशन। ठीक है, तो अधेरेंस होने के बाद में क्या होगा कि ये लॉन्ग मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस आपके फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। लॉन्ग मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस फॉर्म होने के बाद में यहाँ पे आपका जो सूडोपोडिया है ये फ्यूज़ हो जाएगा। अगर ये फ्यूज़ होता है
ठीक है। तो ये फ्यूज़ होने के बाद में आपको कंडीशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। तो फ्यूज़ होने के बाद आपका जो एंटीजन है, अभी ये एंटीजन को अपन ने इंजेस्ट कर लिया या फिर इसको इंगल्प कर लिया। उसके बाद ये जो वेसिकल रहेगा, ये वेसिकल जिसमें हमने क्या किया है, आपके बैक्टीरिया को या एंटीजन को पैक किया है, उसको बोला जाता है फैगोसोम। फैगोसोम आपके सेल साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। सेल साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करने के बाद ये फ्यूज हो जाएगा आपके लाइसोसोम के साथ। तो लाइसोसोम में बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये लाइसोसोम के साथ में फ्यूज होगा। तो फाइनली आपका ये बैक्टीरिया या एंटीजन और इसमें आपका फैगोसोम फ्यूज़ होने के बाद लाइसोसोम फ्यूज़ होने के बाद लाइसोसोम का सारा कंटेंट आपके फैगोसोम में आ गया, इसलिए इसको अपन बोलते फैगो लाइसोसोम, ठीक है। फैगोलाइसोसोम जो है, इसमें जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं आपके, वो क्या करेंगे, आपके बैक्टीरिया को किल करेंगे। बैक्टीरिया को किल करने के बाद में क्या होगा, उसका फ्रैगमेंटेशन होगा, ठीक है। और ये जो आपका फ्रैगमेंटेशन होने के बाद हम क्या करेंगे, आपके डेब्रिस को सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो फैगोलाइसोसोम है, जिसमें आपका बैक्टीरिया का प्रोडक्ट है, उसको अपन फ्यूज़ कर देंगे किसके साथ, मेम्ब्रेन के साथ। और फाइनली आपका सारा कंटेंट बाहर आ जाएगा, जिसको अपन बोलते एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो सूडोपोडिया फॉर्मेशन के बाद में अपन ने पढ़ा फैगोसोम फॉर्मेशन। उसके बाद में हमने फिफ्थ स्टेप पढ़ा फैगोलाइसोसोम फॉर्मेशन। सिक्स स्टेप पढ़ा अपन ने एक्सोसाइटोसिस और एंटीजन प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो एंटीजन प्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो इसको अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि जो भी एंटीजन का एपिटोप होता है, एक तो ये सारे डेब्रिस को अपन बाहर रिलीज करेंगे, या फिर आपके पर्टिकुलर फ्रैगमेंट को हम क्या करेंगे, सरफेस के ऊपर
स्पेसिफिक MSC क्लास मॉलिक्यूल के साथ में उसको एक्सप्रेस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका MSC क्लास 2 के साथ अगर आप एंटीजन के पेप्टाइड को प्रेजेंट करते हो तो उसको बोला जाता है एंटीजन प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटेशन होगा या फिर एक्सोसाइटोसिस होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस। ठीक है, यहाँ तक किसी को अगर डिफ़िकल्टी होगी तो आप पूछ सकते हो। ठीक है क्या? चलो उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद में नेक्स्ट है एंटीजन removed by number of mechanism। तो एंटीजन को आप नंबर ऑफ मैकेनिज्म से रिमूव कर सकते हो। जो अपन ने उसके लाइसिस का बात किया था, उसको डिग्रेड करने का बात किया था, तो अलग अलग मैकेनिज्म से अपन उसको क्या कर सकते, किल कर सकते। तो हमारे पास में दो मैकेनिज्म्स होती है, एक होता है ऑक्सीजन डिपेंडेंट और दूसरा होता है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। ठीक है, O2 डिपेंडेंट प्रोसेस जो है इसमें आप रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को जनरेट कर सकते हो। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोडक्शन जो है इसमें बहुत सारे एग्जांपल है आपके पास में, जैसे सुपर ऑक्साइड मॉलिक्यूल, हाइड्रोक्सिल रेडिकल। ठीक है, उसके बाद में H2O2, उसके बाद हाइपोक्लोराइट, तो रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज इसमें आपके पास एग्जाम्पल है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, HNO2 जो आपका नाइट्रस एसिड होता है। ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रस एसिड, इसका आपका प्रोडक्शन होगा किसमें, आपके रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज में। ठीक है, उसके बाद में NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, इसका भी यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इसके अलावा भी आपके पास में अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आपका अमोनिया और क्लोराइड को मिलके यहाँ पे मोनोक्लोरामीन को भी यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका मोनोक्लोरामीन। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग प्रोटीन्स को प्रोड्यूस किया जाता है विदाउट नीड ऑफ ऑक्सीजन।
पहला है आपके पास में लाइजोजाइम एंजाइम जो होते हैं, ठीक है। तो लाइजोजाइम, उसके बाद में आपके पास में डिफेंसिन जो 29 to 35 अमीनो एसिड का सिस्टीन रिच पेप्टाइड होता है, ठीक है। उसके बाद ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये भी आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो दो प्रोसेस से आपका एंटीजन को रिमूव किया जाता है, एक आपका ऑक्सीजन डिपेंडेंट और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले अपन बात करते ऑक्सीजन डिपेंडेंट की। तो एंटीजन जब आपका इंटरेक्ट करता है किसके साथ में, मेम्ब्रेन के साथ, तो उसको अपन ने बोला था अधेरेंस, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के साथ में अगर मैक्रोफेजेस इंटरेक्ट करता है तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑक्सीडेज। तो ये एक्टिवेट करेगा किसको, आपके मेम्ब्रेन ऑक्सीडेज को। अगर मेम्ब्रेन ऑक्सीडेज अगर आपका एक्टिवेट होता है तो ये O2 को कन्वर्ट कर देगा किसमें, तो O2 आपका कन्वर्ट हो जाएगा सुपर ऑक्साइड में, ठीक है। उसके बाद सुपर ऑक्साइड जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ H2O2। तो ये आपका H2O2 का प्रोडक्शन करेगा, उसके बाद में हाइड्रोक्सिल रेडिकल का प्रोडक्शन करेगा, और इनका अगर प्रोडक्शन होता है तो हम बोलेंगे कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का नंबर बढ़ गया, ठीक है। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का नंबर अगर आपका बढ़ता है, एक मिनट, तो उसके बाद सेकेंड फैगोलाइसोसोम अगर आपका फॉर्म होता है तो ये आपके माइलिन पेरोक्सीडेज को एक्टिवेट करता है, और ये अगर आपका एक्टिवेट हो गया तो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। तो ये क्या करेगा, जो भी आपके H2O2 है और क्लोराइड आयन है, इसको ये हाइपोक्लोराइड में कन्वर्ट करता है,
तो आपका ये हाइपोक्लोराइड बन गया, जो आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में नेक्स्ट आर्जिनिन in presence of oxygen and NADPH, it is converted into citrulline plus nitric oxide। ठीक है, तो इसके लिए एंजाइम्स हमें कौन सा लगेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। ये रिएक्शन इसके पहले अपन ने पढ़ी है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज जो है, इसको इंड्यूस करते हैं दो फैक्टर्स। पहला फैक्टर होता है लिपोपॉलीसेकेराइड एंड म्यूरामिल डाइपेप्टाइड, जो कहाँ से आया है, ये आपके मेम्ब्रेन प्रोडक्ट होते हैं। किसके, बैक्टीरिया के। तो लिपोपॉलीसेकेराइड जो है ये आपका बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। म्यूरामिल डाइपेप्टाइड जो है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो ये आपके नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस को एक्टिवेट करेंगे। दूसरा फैक्टर जो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस के एक्टिविटी को ऑन करता है वो है आपका इंटरफेरॉन गैमा, जिसको सिक्रीट करता है कौन, आपके टीएच से। ठीक है, तो टीएच सेल क्या करेंगे, इंटरफेरॉन गैमा को सिक्रीट करेंगे, और इन प्रेजेंस ऑफ इंटरफेरॉन गैमा एंड लिपोपॉलीसेकेराइड और म्यूरामिल डाइपेप्टाइड नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज आपका एक्टिवेट होगा। और एक्टिवेट होने के बाद में आर्जिनिन से क्या बन जाएगा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, ये आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है। ठीक है ना, तो ये आपके बैक्टीरिया जो है इसको किल करेगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये भी आपका क्या है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जैसे आपके H2O2 हाइपोक्लोराइट। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिखा था ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस। तो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस में लाइसोजाइम का काम क्या होता है, तो लाइसोजाइम जो है ये बैक्टीरिया को किल करता है, बराबर। डिफेंसिन जो है इसका काम क्या होता है, तो डिफेंसिन जो है ये 29 to 30 अमीनो एसिड से बना है, और ये पोर फॉर्मेशन करेगा। तो अगर मेम्ब्रेन में पोर फॉर्मेशन अगर होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका स्टेबल नहीं रहेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर आपका अफेक्ट आएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर अगर आपका अफेक्ट आता है तो सेल जो है ये आपका सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है क्या, तो ये हो गया आपका किसका, डिफेंसिंग का। और ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, ये आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये भी आपके साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी को शो करता है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका सेकेंड प्रॉपर्टी है ऑप्शनाइजेशन का। पहला हो गया मैं आपका कौन सा? क्यों मैं धोई पहला प्रॉपर्टी हो गया आपका फैगोसाइटोसिस का, जिसमें अपन ने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में अपन ने ऑक्सीजन डिपेंडेंट एंड ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस पढ़ा। तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, ये दोनों प्रोसेस में क्या होता है? तो ये दोनों प्रोसेस में आपके नंबर ऑफ एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड का सिंथेसिस होता है ना। और जहाँ पे भी आपके बायोकेमिकल्स रिएक्शंस होते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कौन सा? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म एक साथ बढ़ गया है आपका। तो मेटाबॉलिज्म एक साथ कब बढ़ गया? जब आपका बैक्टीरिया मैक्रोफेजेस के साथ में इंटरेक्ट करता है। तो ये सारे रिएक्शंस होना स्टार्ट हो गए, जिसमें अलग अलग एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड एंड बहुत सारे आपके प्रोडक्ट जो है ये आपने प्रोड्यूस कर लिए। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि ये बायोकेमिकल रिएक्शन एक साथ बढ़ गया, तो इसलिए बोला जाता है इसको मेटाबॉलिक बर्स्ट। समझ में आया क्या? तो जो भी एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होता है, ये एक्टिवेटेड माइक्रोफेजेस में ऑक्सीजन डिपेंडेंट एंड ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जिसको अपन ने वर्ड यूज़ किया है क्या? मेटाबॉलिक बर्स्ट। यहाँ तक ठीक है क्या? यहाँ तक ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑप्शनाइजेशन। तो ऑप्शनाइजेशन जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ऑप्सोनिन। ऑप्सोनिन क्या है? तो ऑप्सोनिन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास में। ऑप्सोनिन आपका एंटीबॉडी हो सकता है, ऑप्सोनिन आपका कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हो सकता है, ऑप्सोनिन आपके अदर प्रोटीन्स हो सकते हैं। बट कंडीशन क्या है? तो ऑप्सोनिन जो होता है आपका, इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है कि ऑप्सोनिन ने एंटीजन के साथ में बाइंडिंग करना चाहिए, और एंटीजन बाइंडिंग करने के बाद में इसको रिक्रूट करना चाहिए। कहाँ पे? एट द सरफेस ऑफ फैगोसाइटिक सेल, तो अपन उसको बोलेंगे ऑप्सोनिन। अब देखो यहाँ पे कि एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के अगेंस्ट में आपके पास में एंटीबॉडी है। तो एंटीबॉडी कहाँ पे बाइंड हो गया? आपके बैक्टीरिया के साथ में। और बैक्टीरिया के साथ अगर आपकी एंटीबॉडी बाइंड हो गई है तो ये एंटीबॉडी इसको रिक्रूट करेगी कहाँ पे? आपके फैगोसाइटिक सेल, या जिसको अपन मैक्रोफेजेस बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस के सरफेस के ऊपर आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट के रिसेप्टर्स होते हैं। तो आपके पास में ये एफसी रिसेप्टर्स है, आपके पास में कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स है, और एंटीबॉडी यहाँ पे बाइंड होने के बाद में फिर आपका जो प्रोसेस है किसका? फैगोसाइटोसिस का, वो स्टार्ट हो जाता है। तो सरफेस के ऊपर रिक्रूट करने के बाद में क्या होगा?
जो आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो आपको फैगोसाइटोसिस की तरह दिख रहा है, उसको अपन बोलेंगे रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस। ठीक है, बट इसमें आपका ओप्सोनिन यूज हो रहा है, इसलिए प्रोसेस को बोला जाता है ऑप्सोनाइजेशन। समझ में आएगा यहाँ तक? तो ये आपका ऑप्सोनाइजेशन मतलब क्या? ऑप्सोनिन मतलब एक प्रोटीन जो एंटीजन के साथ बाइंड होता है, बाइंड करने के बाद में वो आपके फैगोसाइटिक सेल के ऊपर उसको रिक्रूट करेगा। तो फैगोसाइटिक सेल हमारा यहाँ पे मैक्रोफेजेस है, और रिक्रूट करने के बाद में आपकी फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है यहाँ तक? उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका थर्ड प्रॉपर्टी, सिक्रीशन ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर। तो इसमें है आपका फैक्टर सिक्रीशन। तो अलग अलग फैक्टर को यहाँ पे सिक्रीट किया जाता है। तो इसमें आपके पास इंटरलुकिन 1, इंटरलुकिन 6, उसके बाद में ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ठीक है, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, इंटरफेरॉन। तो इसका ये प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो मैक्रोफेजेस अगर इंटरलुकिन 1 का अगर प्रोडक्शन करता है, तो इंटरलुकिन 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीवर एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस। तो इंटरलुकिन 6 जो होता है और ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर अल्फा जो रहेगा आपका, ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे किसके लिए? इन्फ्लामेशन के लिए। तो ये आपके पैथोजन को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। उसके बाद इंटरफेरॉन